अच्छा भैया, कैसे हो भाई? सबके सब आर्यन, ओजस्विनी, रितिका, त्यागी और रितु, बाकी सभी बच्चे बेटा ज्वाइन कर लें। आज हमारी सेकंड क्लास चलेगी न्यू बैच के लिए। देखिए बेटा, लास्ट टाइम जो हमने किया था आपको याद होगा, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्कस की थी। सभी को याद है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैंने डिस्कस की थी। ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने वैल्यूज फाइंड आउट की थी। वैल्यूज को ही हम जीरोस कहते हैं, मैंने ये बताया था। और जीरोस को ही हम रूट्स कहते हैं, मैंने ये भी बता दिया है आपको। अगर याद हो तो बताइए। जस्ट विनी, रितिका और रितु, आर्यन आप भी। हाँ, तो ये सारी बातें हमने देखी भाई। अब देखिए, इससे आगे जो भी है हमारा वो क्या है। लास्ट टाइम जो हमारे क्लास में हुआ था वो एक बार मेरे को बताएं बेटा। हमने लास्ट टाइम एंड कहाँ पे किया था? देखिए, हाँ, हमने यहाँ पे एक इक्वेशन कंसिडर की थी। देखिए, आप देख पा रहे होंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+4, और यहाँ पे x² + 5x+6। मैंने यहाँ पे दो इक्वेशंस दी थी और दोनों को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग था ना। हमने ये सब डिस्कस किया था। देखिए, x² + 2x+4 = 0। तो यहाँ से हम, हाँ, इसका जो हम, इस इक्वेशन को जो हम सॉल्व कर रहे थे, तो आप लोगों ने देखा था कि इसे हम विदाउट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। याद आया आपको? ऐसा ही है ना कुछ? ये ज्यादा बड़ा हो रहा है। फोटो 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 छोटा है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था उसमें ये इक्वेशन तो हमने सॉल्व की ही थी, साथ ही साथ ये वाली इक्वेशन देखिए बेटा, वो किसकी हेल्प से की थी? हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। देखिए, ओके। और यहाँ हमने देखा कि ऐसे कुछ रूट्स आए थे जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स। सौरभ, अपना माइक बंद कीजिए बेटा। देखिए बेटा, यहाँ पे हमने जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बातें की थी। फिर हमने यहाँ देखिए, उसके बाद हम कहाँ पे आए कि अगर हमें रूट्स गिवन है किसी भी इक्वेशन के और हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? रूट्स की हेल्प से, है ना। सबसे पहले हम रूट्स का सम फाइंड आउट करेंगे, फिर प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, एंड देन वी विल कैलकुलेट द इक्वेशन। ओके। तो यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है जहाँ पे हम सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू पुट करेंगे, एंड देन वी विल गेट द आंसर। ओके। चलिए, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया बेटा? उसके बाद हमने देखा इफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन r-4, एक एग्जांपल ले लिया था, और बाद में हमने एक इक्वेशन फाइंड आउट की और हमारी फाइनली इक्वेशन आ गई। एंड देन आज जो होना था वेडनेसडे में, वो था हमारा रिलेशन बिटवीन रूट्स अल्फा, बीटा एंड कांस्टेंट ए बी सी। याद है ना आपको? मैंने कहा था कि मैं रूट्स के बीच में और जो कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशन होता है उसे डिस्कस करूंगा, और उसकी हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके। चलिए बेटा, अब हमारा आगे स्टार्ट होता है। हाँ, सभी बच्चे ज्वाइन हो जाएं बेटा, जो भी नए हैं जो भी पुराने हैं, सभी के सभी। हाँ, देखिए भाई, मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है। क्या होगा हमारे पास? जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो सकता है, जैसे कि मान लो x² + 3x + 4, या फिर हम यहाँ पे कह रहे हैं -4 = 0। दिस इज द इक्वेशन विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू कैन सी हियर बेटा,
सभी बच्चे देख सकते हैं ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे कि रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है किसके बीच में बेटा, देखिए हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। और रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए बेटा कैसे, देखिए हाँ, सबसे पहले हम यहाँ पे इस वाली इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। कौन सी इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, यही है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप मेरे को ये बताओ बेटा कि a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 1। अगर हम देखें कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट हमारा क्या है बेटा 3 के इक्वल, एंड आप देख सकते हैं c जो है हमारा कांस्टेंट टर्म वो -4 के इक्वल है। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू क्या आया 3 एंड c इज इक्वल टू -4। बात समझ आई सभी को। अब मुझे ये बता दीजिए बेटा कि यहाँ पे जब हम सम ऑफ रूट फाइंड आउट करेंगे तो सम ऑफ रूट के लिए क्या आपके पास फॉर्मूला है अभी तक, सम ऑफ रूट हमें फाइंड आउट करना है तो क्या आपके पास फॉर्मूला है। सम ऑफ रूट हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, बिकॉज कॉन्स्टेंट्स की हेल्प से ही मैं रूट्स फाइंड आउट करने वाला हूँ। ओके, तो सम ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट करेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट करेंगे एंड देन वी विल यूज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, चलिए बेटा अब मैं आपको ये बता देता हूँ, इस सिचुएशन में जब भी हमें रूट्स फाइंड आउट करने हो आपको ये पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब सम ऑफ रूट्स जो होता है हमारा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। और अल्फा इंटू बीटा इसका मतलब क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हमारा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। ओके, अगर आपको ये पता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। और अल्फा एंड बीटा क्या है बेटा, आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी हम रूट फाइंड आउट करेंगे तो अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखिए बेटा अल्फा प्लस बीटा ये है, अल्फा इंटू बीटा ये है हमारे पास। चलिए सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करिए। तो देखिए बेटा आपके पास b की वैल्यू भी है और c की वैल्यू भी है और a की वैल्यू भी है, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है आप देखें जल्दी से 3 के इक्वल, तो आप यहाँ पे 3 रखेंगे बेटा, 3 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1 के इक्वल। आप जैसे ही यहाँ पे 1 रखेंगे तो आपका अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3। एक इक्वेशन हमारा ये आ गया जो कि रिलेशन बिटवीन रूट्स दे रहा है। ओके, चलिए दूसरा हम फाइंड आउट करेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है हमारा सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू क्या है -4 एंड ए की वैल्यू क्या है 1। तो -4 अपॉन 1 आप यहाँ पे रखेंगे, तो -4 अपॉन 1, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या आया बेटा -4। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ओके, बात समझ आई अमन, रितिका, रितु एंड सौरभ। तो जैसे ही हमारे पास अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा होगा तो क्या अब हम अल्फा एंड बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। मतलब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो अल्फा एंड बीटा की अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमें एक कंबाइंड वैल्यूज तो दी है, यानी सम ऑफ रूट्स गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है। अगर हमें कभी भी अलग अलग रूट्स फाइंड आउट करने हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई बताएगा मुझे, है किसी के पास कोई भी विचार तो मेरे साथ शेयर करें बेटा। सर क्या एक बार बताएं। अब देखिए बेटा जैसे ही हमारे पास सम ऑफ रूट है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ठीक है, तो उसके बाद का काम हमारा रह जाता है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना। ओके, और वही वैल्यूज जो होंगी हमारी अल्फा और बीटा हमने क्या माने हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स माने हैं। तो इसका मतलब अगर मैं अल्फा और बीटा को कैलकुलेट कर लूं तो इसका मतलब मैं रूट्स कैलकुलेट कर लूंगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, तो अब मुझे ये बताओ बेटा हमारा काम जो है वो अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट करना है, तो कैसे करें, क्या किसी के पास कोई भी विचार है, प्लीज शेयर विद मी।
देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जो कि आपको ध्यान रखना है ऑलवेज। अगर आपके पास कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके पास किन्हीं दो वैल्यूज का सम है और साथ में प्रोडक्ट भी है उन्हीं दो वैल्यूज का, तो आपको उनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। क्या डिफरेंस कैलकुलेट करना है बेटा? क्या कैलकुलेट करना है आपको? डिफरेंस कैलकुलेट करना है। देखिए डिफरेंस जो होगा मैं आपको बता रहा हूँ, डिफरेंस का जो फॉर्मूला होगा आपको याद रखना है। क्या होगा? एक बार ये देखिए, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब भी आपके पास क्या हो बेटा, सम ऑफ टू क्वांटिटीज एंड प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज अगर आपके पास है तो आप डिफरेंस ऑफ दैट क्वांटिटीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी डिफरेंस को शो कर रही है। किसके डिफरेंस को? रूट्स के डिफरेंस को। तो जैसे ही हमारे पास अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा है, तो हम अल्फा माइनस बीटा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बेटा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू जो आएगा अंडर रूट, देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास थी, क्या थी? एक नजर ऊपर देखिए बेटा, -3 के इक्वल। जैसे ही आप -3 रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू है -4, ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, अंडर रूट, देखिए -3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, तो ये आया अंडर रूट 25। अगर आप इसे ऐड करेंगे तो अंडर रूट 25 आएगा। तो ये आपके पास जो वैल्यू आई वो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आई। ओके, अब देखिए अल्फा माइनस बीटा, अगर हमें ये पता है कि अंडर रूट 25 किसके इक्वल होता है, तो अल्फा माइनस बीटा को हम देखिए अंडर रूट 25 को हम 5 लिख सकते हैं, बिकॉज 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है और 25 का स्क्वायर रूट हमारा 5 के इक्वल होता है। पता है ना आप सभी को? तो देखिए बेटा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5 आ गया। तो ये हमारे पास एक थर्ड रिलेशन आया, ओके, जो कि अल्फा और बीटा के बीच में ही है। तो ये रिलेशन हमारा डिफरेंस शो कर रहा है और यहाँ पे सम हमारे पास ऑलरेडी था। तो पता है ये हमने क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि यहाँ से अल्फा माइनस बीटा जब हमारे पास होगा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होगा, तो अब तो हम किसी की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों में से। ओके, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें और आपके हाथ में आपकी वैल्यूज होंगी। अंडरस्टैंड? देखिए बेटा आप एक काम कीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। एडिंग से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? एडिंग, तो एडिंग से आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो किसकी वैल्यू मिलने वाली है, बताइए मुझे। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो 2 अल्फा प्लस, देखिए यहाँ पे बीटा बीटा तो कट गया, तो 2 अल्फा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, बीटा कट गया है। आगे देखिए 5 एंड -3 जब ऐड होंगे आपस में तो 5 में से 3 जाने के बाद में कितना बचेगा 2, तो अल्फा इज इक्वल टू 2/2 आएगा और यहाँ से कट के 1, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। हमारा काम क्या था बेटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना। अभी तक हमारे पास अल्फा की वैल्यू आई है, बीटा की अभी नहीं आई, बीटा की हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब बता दीजिए बेटा बीटा की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास एक रिलेशन था, अब हम किसी भी रिलेशन में अल्फा की वैल्यू रख दें और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। देखिए बेटा अगर आप सेकंड वाली इक्वेशन को यूज करें, ये वाली इक्वेशन, तो भी आप इससे आराम से बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू 1 है तो बीटा की वैल्यू -4 हो जाएगी, ऐसा ही है ना कुछ। अल्फा की वैल्यू 1 तो बीटा की वैल्यू सर ये हमारी, तो मैंने निकाल लिए दोनों रूट्स, उसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल लिए थे। हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप बिल्कुल कैलकुलेट कर पाए होंगे, बिल्कुल सही निकाले। लेकिन मैंने आपको बताया कि हम रूट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक और मेथड बताया मैंने आपको। तो रूट्स तुम्हें तो कैलकुलेट करने, क्वाड्रेटिक हाँ क्वाड्रेटिक ज्यादा बेहतर लगा। देखिए बेटा बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारे पास 3 मेथड हो गए, कैसे कि एक तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक हमारा स्प्लिट मेथड था, स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड, मिडिल
टर्म मेथड। ओके, और एक थर्ड हमें क्या मिला कि अगर हमें क्या पता है बेटा, सम ऑफ यानी कॉन्स्टेंट्स की हेल्प से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूजिंग coefficients of x square, x and constant term, तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए, जब हमने कोएफिशिएंट्स लिए एक्स स्क्वायर का, एक्स का एंड कांस्टेंट टर्म, आपको पता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मैं किसको कह रहा हूँ, ए को कह रहा हूँ। ओके, एक्स का कोएफिशिएंट मैं किसको कह रहा हूँ, बी को, और कांस्टेंट टर्म में किसको कह रहा हूँ, सी को। ओके, ये सारे कोएफिशिएंट्स जो है हमारे, इनको मैं कांस्टेंट भी कह सकता हूँ। ओके, देखिए ए और बी तो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं एक्स स्क्वायर एंड एक्स के, तो इनको मैं कांस्टेंट्स भी कह सकता हूँ। बाकी जो सी है वो भी हमारा एक कांस्टेंट है, लेकिन वो हमारी कांस्टेंट टर्म के इक्वल भी है, बात समझना आप। ओके, चलिए बेटा, तो यहाँ पे जो हमने ये थर्ड मेथड यूज किया यूजिंग कोएफिशिएंट्स, तो इसमें हमने देखा था रिलेशन था किसके बीच में बेटा, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड रूट्स ऑफ द quadratic equation which we considered as alpha and beta। ओके बेटा, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा हमने रूट्स कंसीडर किए थे, उसके बाद में हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट किया, एंड देन वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। बात समझ आई बेटा आपको? तो तीन मेथड्स की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब आप देखना बेटा, एक्सरसाइज मिलेगी आपको कौन सी, देखिए आपको जो एक्सरसाइज मिलेगी एक्सरसाइज 2F, उसमें आपके ये सारे क्वेश्चंस गिवन होंगे। ओके, एक्सरसाइज 2F में, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने डिस्कस किया था, तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम डिस्कस कर लिया है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो प्रॉब्लम्स मिलेंगी वो एक्सरसाइज 2F में मिलेंगी, आप उन सभी को सॉल्व करें। ओके, अगर किसी में प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछें। ओके बेटा, चलिए अब हम आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अधिकतर इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच चुकी है। अब जो होगा हमारा आगे, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि इसमें जैसे जो हमारे रूट्स होते हैं वो रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि हमारे रूट्स इमेजिनरी होंगे, रियल होंगे या फिर इक्वल होंगे, क्या होंगे। ठीक है, तो वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पहले अब हम सिंपल इक्वेशंस को भी सॉल्व करना सीख लेते हैं। क्वाड्रेटिक के बारे में हमें आ गया है काफी। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सबको? चलिए देखिए, आप देख रहे थे बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं इक्वेशंस की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है। ठीक है, अब मैं सिंपल इक्वेशन की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। कई बार ऐसा होगा कि हम सिंपल इक्वेशंस बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ ही नहीं आ पाता कि ये इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करें, तो ये मैं आज आपको बताऊंगा। ओके, simultaneous equations into unknowns, जैसे हम ये वाली इक्वेशंस कैलकुलेट करेंगे तो ये कैसे कैलकुलेट होंगी, ये मेथड भी आज हम देखेंगे। कौन कौन से मेथड्स हैं, मेथड ऑफ सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे 2 मेथड्स होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। ओके, अमन, अली, रितिका, रितु, सौरभ, शर्मा, आप सब समझ रहे हैं ना बेटा? सिंपल इक्वेशंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, सिंपल इक्वेशंस जो होती हैं हमारी वो कैसी होती हैं, एक बार इसकी डेफिनेशन देखें। अ सिंपल इक्वेशन इन वन अननोन x इज इन द फॉर्म ax प्लस b, ये मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूँ, आपको पता भी होगा बेटा। यानी लीनियर इक्वेशन को ही हम सिंपल इक्वेशन कहते हैं, लीनियर इक्वेशन जो होती है उसी को हम सिंपल इक्वेशन कहते हैं। ओके, आगे देखिए ये हम सॉल्व कैसे करेंगे, आप ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए बेटा,
एक्सरसाइज में आप पहला वाला क्वेश्चन देखें, 7x प्लस 1 इक्वल टू 5 माइनस 3x विल बी सेटिस्फाइड फॉर x इक्वल टू, यानी किस x के लिए ये हमारा सेटिस्फाई होगा। जल्दी से बताइए, ऑप्शन ए वन। और सी। 1 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। सेटिस्फाई होने का मतलब ये है कि हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे एंड देन वी विल चेक द बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अगर दोनों इक्वल आ रही हैं तो इसका मतलब ये हमारी इक्वेशन इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही है। ओके, देखिए बेटा, अगर हम 1 रखते हैं, 1 रख के देखिए जो हमारे पास इक्वेशन है -1 एक्सरसाइज सेकेंड चैप्टर की ए एक्सरसाइज है। इसमें देखिए बेटा, हम सिंपल इक्वेशंस कर रहे हैं, सिंपल इक्वेशंस। तो इसमें देखिए आप सभी आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। देखिए -7x प्लस 1 इक्वल टू 5 माइनस 3x है। -7x प्लस 1 इक्वल टू 5 माइनस 3x। -7x प्लस 1 इक्वल टू 5 माइनस 3x, यही है ना आपकी इक्वेशन। चलिए आपको चेक करना है x की वैल्यू किसके लिए ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ऑप्शन में आप रख के देखें, जो भी ऑप्शंस गिवन है। पहला ऑप्शन आपको गिवन है a इज इक्वल टू, क्या गिवन है बेटा, 2, फिर -1, फिर 1। ओके, तो 3 ऑप्शन गिवन है, 2, b है हमारा -1 और c है हमारा 1 के इक्वल। ओके, चलिए जी, अब हम एक काम करते हैं, पहले ऑप्शन के लिए चेक करें। देखिए -7 फर्स्ट ऑप्शन के लिए चेक करें बेटा। -7 x की जगह पे 2 प्लस 1 इक्वल टू 5 ऐसे ही रहेगा। 5 माइनस 3x, 5 माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे आप, तो देखेंगे बेटा -7 2 जा कितने होते हैं, 14 प्लस 1 इक्वल टू 5 माइनस 6। और 14 देखिए बेटा, 1 में से 14 गया तो कितना आया, -13 इक्वल टू 5 में से 6 गया तो -1। क्या ये दोनों साइड इक्वल है? क्या ये दोनों साइड इक्वल है? नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइंग द x इज इक्वल टू 2, है ना। तो हेंस इक्वेशन does not satisfied at x is equal to 2। बात समझ आ गई? पहला ऑप्शन हमारा कंप्लीट हुआ, तो ये वैल्यू नहीं होगी, तो इसका मतलब सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाले में क्या है बेटा, जो भी वैल्यू है हमारी वो है -1। तो अब x की जगह पे -1 रख के देखें, तो -7 इंटू -1, आगे क्या है +1, तो ये +1 हो गया इक्वल टू 5 माइनस 3x। 3 इंटू एक्स की वैल्यू -1 रखेंगे आप, तो माइनस माइनस ये आ गया हमारा +8 +7 एंड +1 इक्वल टू 5 माइनस माइनस +3। तो इसका मतलब -1 पे ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, बोथ साइड आर इक्वल, हेंस इक्वेशन satisfied at x is equal to 1 माइनस का। ठीक है, तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अगर हम 1 रख के देखेंगे तो आप चेक करोगे बेटा कि ये दोनों साइड इक्वल नहीं आएंगी। आप एक बार चेक करें थर्ड ऑप्शन के लिए भी। तो राइट आंसर तो हमारा क्या हो गया बेटा, x इज इक्वल टू -1, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। और अगर हम थर्ड के लिए बात करें तो थर्ड इज इक्वल टू, देखिए बेटा थर्ड में क्या है, x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, x की वैल्यू 1 पुट करनी है, और ये है हमारा -7, x की वैल्यू 1 +1। ओके, उसके बाद 5 माइनस 3x, तो 5 माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये -7 + 1 इक्वल टू 5 माइनस 3। तो आप देख रहे हैं -6 इक्वल टू 2 आ गया। क्या ये इक्वल है? नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, डज नॉट सेटिस्फाई।
ओके, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू जब 1 रखा तो भी नहीं हुई, x इज इक्वल टू हमने क्या रखा था 2 रखा था तो भी नहीं हुई, बट x इज इक्वल टू -1 पे सेटिस्फाई हो गई। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं और मैं बता चुका हूँ। सेकंड वाला एक क्वेश्चन देखें बेटा, सेकंड वाला क्वेश्चन सर 20 ऑप्शन है। हाँ 20 पे हमारी वैल्यू, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू अगर हम 20 रखते हैं तो ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और देखिए बेटा हमारी इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगी, x की उसी वैल्यू पे सेटिस्फाई होगी एक्चुअली जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, जो वैल्यू आती है उसी वैल्यू पे ये सेटिस्फाई होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी लीनियर इक्वेशन होती है तो ऑलवेज सॉल्व करने के बाद उसकी एक ही वैल्यू आएगी, तो कोई एक ही वैल्यू ऐसी होगी जहां पे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। और वो हम देखिए दो तरीके हैं, या तो हम इक्वेशन को सॉल्व कर लें तब निकाल लें, या फिर ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देख लें, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मैंने इक्वेशन सेटिस्फाई करने के तरीके से तो बता दिया। अब देखिए रितिका कह रही है मेरे से कि सर ऑप्शन ए को अगर हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो दोनों साइड इक्वल आती हैं और हमें पता चल जाता है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, क्या हमारे पास बस एक ही मेथड है कि हम चेक कर लें कि यार ये इसका रूट है या नहीं है? हम वैल्यू भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए बेटा इस बार हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सेटिस्फाई करके नहीं देखेंगे, सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई, जो हमारी इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन जो है वो x प्लस 4/4 प्लस x माइनस 5/3 इक्वल टू 11। तो x प्लस 4/4 फिर है हमारे पास प्लस x माइनस 5/3, x माइनस 5/3 इज इक्वल टू 11। यही है ना इक्वेशन। तो या तो हम देखिए बेटा ऑप्शन से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देख लें, मतलब ऑप्शन से पुट करके देख लें, या फिर कैलकुलेट करके देखें। तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा भाई, देखिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, 4 एंड 3 को, इन दोनों को हम क्या करेंगे बेटा, 4 और 3 का एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 कोई पता है मुझे? 12। लिखने के बाद बताया, उससे पहले तो किसी को पता ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो अब देखिए 3 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम जब हम डायरेक्टली लिखते हैं ना मल्टीप्लाई करके, तो इस तरह से हम प्रोसेस अपना सकते हैं। 3 की मल्टीप्लाई करना बेटा 3x प्लस 4 12 प्लस 4 की मल्टीप्लाई करना 4x माइनस 20 इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये 3x एंड 4x कितने हो गए बेटा 7x। और अगर हम 12 में से 20 घटाते हैं तो माइनस का 8 आता है, और अपॉन यहाँ पे 12 था इक्वल टू 11। तो 7x इज इक्वल टू, देखना बेटा क्या आ जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 12 प्लस 8, यही आएगा ना। 11 में 12 की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 11 में 12 की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, 132। 132, बिल्कुल सही कहा, 132 प्लस 8, और ये आ गया हमारा 140। ओके, 7x इज इक्वल टू 140। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारी 20, x इज इक्वल टू 20। तो देखिए सॉल्व करके तो हमें पता चल ही जाएगा, इसको हम रूट कहते हैं बेटा। और जब भी हम रूट्स को इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन ऑलवेज सेटिस्फाई होती है। तो आप एक नोट लिखें, आप एक नोट लिखें, एवरी इक्वेशन चाहे वो हमारी क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, क्यूबिक हो, या कोई सी भी हो, एवरी इक्वेशन ऑलवेज satisfy by their roots. Okay, every equation always satisfy by their roots. Okay, तो जो भी हम रूट्स कैलकुलेट करते हैं वो वैल्यूज ही होती हैं और उन वैल्यूज से ऑलवेज सेटिस्फाई होती है। तो इसका मतलब जब भी हमसे कोई ये पूछ रहा है कि भाई हमें इक्वेशन दे दी और उसकी वैल्यूज पूछ रहा है और उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं,
कि कौन सा ऑप्शन सही है, कि इस इक्वेशन की कौन सी वैल्यू सही है, कि ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी, या फिर ये वैल्यू होगी। तो अगर किसी भी इक्वेशन की कोई वैल्यू हमारी ऑप्शन में गिवन है तो आप उसी ऑप्शन को इक्वेशन में पुट करके देखें, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप कह देंगे कि x की वैल्यू हमारी ये आ रही है, या फिर अनदर वेरिएबल है तो आप उसको भी यही कह देंगे कि t की वैल्यू हमारी ये आ रही है। जैसे मान लो इक्वेशन हमारी t की टर्म्स में है तो भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए आप ये सारे क्वेश्चंस करके देखें बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है, पहली एक्सरसाइज आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। ओके, सारी की सारी एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, बात समझ आ रही है आपको? चलिए एक्सरसाइज बी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उसके बाद में अब हम आ रहे हैं, देखिए सिंपल इक्वेशन भी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कवर हो गई। अब हमारा काम है क्या? अब हमारा काम है ये वर्ड वैल्यू प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे। यानी यहाँ पे आपको वर्ड्स में एक प्रॉब्लम दी हुई है और आपको इक्वेशन में डेवलप करनी है। इक्वेशन में डेवलप करने के बाद में आपको इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बनाने के बाद में आपको वो इक्वेशन सॉल्व करनी है। कैसे करेंगे आप? एक्सरसाइज बी में देखिए भाई, एक्सरसाइज बी को हम कैसे सॉल्व करेंगे, समझ आ रहा है आपको? देखिए क्वेश्चन पढ़ के देखो इसका एक बार, सभी बच्चे इसका एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखें, इजी है या फिर हार्ड है। अमन अली, मैं सभी बच्चों का अलग अलग इसके बारे में एक रिमार्क लूंगा बेटा, कि आप लोग इस एक्सरसाइज को देख के क्या समझते हैं इसके बारे में, कि ये एक हार्ड एक्सरसाइज है या फिर इजी। अमन अली आप अपनी राय दें। सर इजी होगी, मैंने भी कभी ना है। इजी होगी इसका मतलब अभी पता नहीं है इसके बारे में। हाँ, यस पहली नहीं। सर, सर वैसे इजी सी लग रही है मुझे देखने में तो। अच्छा, इजी सी लग रही है देखने में, वेरी गुड, इजी ही है। चलिए रितिका आप बताएं बेटा। सर कर लेंगे तो इजी हो जाएगी। चलिए रितिका कर लेगी तो इजी हो जाएगी। रितु आपकी क्या राय है बेटा इसके बारे में? रितु आर यू हियर? इजी है बहुत, बट होडी, ये क्या लिखा है रितिका? रितु आपने ये क्या लिखा है, होडी हार्ड है सर, कुछ क्वेश्चन करते करे थे। अच्छा तो ऋतिक सॉरी रितु, आपने एक इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए थे और आपको कुछ इजी लगे और कुछ हार्ड लगे, आप यही कहना चाह रही है ना? हाँ देखिए मैंने हमने कुछ बच्चों के लिए ये थोड़ा जो बैकअप था हमने वो स्टार्ट किया था, और पिछले बैकअप में फिर शिकायत आई कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, इसी वजह से हम अ, शुरू से करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा शुरू, देखिए एक्सरसाइज बी को हम शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ टर्म्स हमें समझनी होंगी। जैसे आप देखिए यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर्स, इसका मतलब क्या है? सम ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स गिवन नहीं है बट आपको सम ऑफ टू नंबर्स कैलकुलेट करना है। तो जब भी हम सम की बात करते हैं टू नंबर्स की, तो इसका मतलब हम नंबर्स लेके चलेंगे। लेट अस सपोज हमारे पास टू नंबर्स x एंड y हैं। ओके, तो सम ऑफ दीज टू नंबर्स जो होगा, सम ऑफ दीज टू नंबर्स वो किसके इक्वल होगा? x प्लस वाई के इक्वल होगा। ओके, ये तो पता ही है आपको। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कभी भी नंबर्स, हाँ जी, अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि किस में से हम किसको घटाएं। बस हमें ये मान के चलना है कि हमें तो डिफरेंस कैलकुलेट करना है और डिफरेंस ऑलवेज घटाने से ही आता है। तो चाहे हम ए में से यानी एक्स में से वाई को घटा दें या फिर वाई में से एक्स को घटा दें, दोनों में से किसी को भी आप घटा सकते हैं, आपका डिफरेंस आ जाएगा वाई माइनस एक्स या फिर x माइनस वाई इज द डिफरेंस ओके ऑफ टू क्वांटिटीज। बात समझ आई? एडिशन के लिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, x और y में जस्ट एड ही करना है।
तो कई बार डिफरेंस कैलकुलेट करते हुए बच्चे ये सोचते हैं कि यार x में से y को घटाऊं या y में से x, है ना। तो ये प्रॉब्लम किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। हम किसी में से भी कुछ भी घटा दें, ऑलवेज डिफरेंस हमारा निकल के आ जाएगा। और डिफरेंस आप ध्यान रखें ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो भले ही आपका नेगेटिव आए आपको वो पॉजिटिव बना लेना। ओके, चलिए जी, अब हम बात करते हैं आगे प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। तो प्रोडक्ट क्या होती है भाई? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप मुझे बताइए बेटा, प्रोडक्ट के लिए आप क्या करेंगे? जैसे हमारे पास x एंड y टू नंबर्स हैं और उनका हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो प्रोडक्ट होगा। इट्स वेरी इजी ना। चलिए, तो इस पूरी एक्सरसाइज में हमें यही सब देखने को मिलेगा कि हम सम दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। अगर ये हमारा इतना है तो ये क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। पूरी की पूरी एक्सरसाइज बहुत ही मजेदार है, आप सॉल्व करते हुए मजे लेंगे। देखिए कैसे। हाँ जी, बात है यहाँ पे। पहला वाला क्वेश्चन एक बार रीड करें सभी बच्चे। The sum of two numbers is 52 and their difference is 2. The numbers are, जल्दी बताइए। The sum सी। of, yes, अब सर इसमें क्या सी। करेंगे? सी ऑप्शन सही होगा। कैसे किया आपने ये सॉल्व? सर प्लस करके x प्लस वाई x plus y इक्वल्स is टू equal to 52 52 और x minus y is x equal माइनस। to, वेरी गुड। तो डिफरेंस हम x माइनस वाई कहेंगे और सम जो है वो 52 के इक्वल है। तो द नंबर्स आर, x और y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग दीज टू इक्वेशंस। अगर हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना जानते हैं तो हम आसानी से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ आई? चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे आप? द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ एट साइड इज 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब वन ऑफ इट्स साइड इज 4 सर सेंटीमीटर। ए 20 20, यानी एल रेक्टेंगल इंटू का बी। डायगोनल हमारा 5 है, तो इसमें एल इंटू बी कर देंगे ना, एल इंटू बी। सर बी 12। ऑप्शन बी सही लग रहा है मुझे। 12 स्क्वायर सेंटीमीटर इज राइट आंसर। ये किसने बताया? मैंने। हाँ, रितिका का आंसर एकदम सही है, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। चलिए कैसे? मैं इसे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ क्लास में। देखिए बेटा, आप देख रहे हैं आपके पास में एक क्या है बेटा? रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में हमें इसका जो डायगोनल है, डायगोनल किसको कहते हैं? डायगोनल आपको पता है किसको कहते हैं? ये वाली साइड हमारा डायगोनल है, डायगोनल। ठीक है, तो एक और डायगोनल होता है हमारा ये वाला। ओके, लेकिन हमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। रेक्टेंगल के डायगोनल्स हमारे इक्वल होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें जो गिवन है वो 5 सेंटीमीटर लेंथ का डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल गिवन है, और साथ ही साथ और क्या गिवन है बेटा? और गिवन है इसमें वन ऑफ इट्स साइड, यानी वन ऑफ इट्स साइड इज 4 सेंटीमीटर, यानी एक साइड इसकी हमारी 4 सेंटीमीटर है। तो मान लो ये हमारी 4 सेंटीमीटर है। ओके, दो साइड है ना इसमें, जो रेक्टेंगल होता है उसमें दो साइड होती है, देख रहे हैं आप कहेंगे 4 साइड होती हैं। सर आप कैसे कह सकते हैं 2 साइड? देखिए बेटा, एक्चुअली हमारी 4 साइड होती है, लेकिन दो साइड की लेंथ हमारी इक्वल होती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी लेंथ 4 ले रहे हैं तो ये भी हमारी 4 के इक्वल होगी। बात समझ आई? तो अब हमें इस वाली, ये वाली जो लेंथ है ये हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, तभी हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज द एरिया? ओके, तो यहाँ पे ये वाली, लेट अस सपोज हमारी ये वाली साइड x के इक्वल है, हमने ये मान ली। अब आपको पता होगा
पाइथागोरस थ्योरम आप सभी ने पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए अप्लाई होती है? पाइथागोरस थ्योरम x स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नहीं, वो एच स्क्वायर, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम हम ऐसे ट्राइंगल्स के लिए यूज करते हैं बेटा, जहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यहाँ पे इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, इसको बेस कहेंगे, इसको हाइपोटेनस। तो इस कंडीशन में हाइपोटेनस स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, हम लोगों को पता है इसके बारे में। तो आप इससे रिलेट करें बेटा। आप देख रहे हैं 90 के सामने वाला एंगल जो होता है, 90 के सामने वाला जो हमारा एंगल 90 है, इसके सामने वाली जो लाइन है वो हमारी हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ पे इसके सामने वाली हाइपोटेनस, बात समझ आ गई? अब देखिए जो यहाँ पे एंगल बना हुआ है इसके सामने वाली हमारी परपेंडिकुलर होती है। ओके, ये परपेंडिकुलर है, और जो ये वाली है ये हमारी बेस होती है। तो आपको पता चला परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, इस कंडीशन में हमारा परपेंडिकुलर क्या है, x, बेस क्या है 4, और हाइपोटेनस क्या है 5। तो आपको पता चला बेटा कि यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा x है, बेस हमारा 4 है, और h हमारा 5 है। तो आप जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, तो इस ये आपको बताती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ओके, क्योंकि आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया तो आपको पता होगा क्या होता है रेक्टेंगल का, तो वो उसमें आता है कि लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लिकेशन एरिया के इक्वल होती है। तो हमारे पास लेंथ तो है बट ब्रेथ नहीं है, और वो कैलकुलेट करनी है, तो ये हमारी कैलकुलेट होगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए बेटा यहाँ पे हाइपोटेनस जो है वो 5 के इक्वल आया, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा एक्स स्क्वायर है, और बेस हमारा 4 स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, बेस जो है हमारा 4 के इक्वल है, तो यहाँ पे बेस का स्क्वायर हमारा 4 स्क्वायर आ गया। तो आप देख सकते हैं ये 25 आएगा, ये एक्स स्क्वायर आएगा, और ये हमारा 16 आ जाएगा। अब आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए 16 को इधर ले जाके घटाएंगे, एक्स स्क्वायर हमारा कितना आएगा बेटा 9 के इक्वल। ओके, एक्स स्क्वायर हमारा जब 9 आया, तो x की वैल्यू यहाँ से देखिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। बात समझ आई? तो जैसे ही x की वैल्यू आपको 3 मिल गई, तो आप क्या कहेंगे? अब देखिए बेटा, जब भी हम हमारे पास कोई रेक्टेंगल होता है, जब भी हमारे पास कोई रेक्टेंगल होता है, मान लो हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, और इसकी जो साइड है मान लो ये वाली 3 है, इसकी ये वाली साइड हमारी 3 के इक्वल है, और ये वाली 4 के इक्वल है। तो आपको जस्ट एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा L इज इक्वल टू 4 हो गई, B इज इक्वल टू हमारी 3 हो गई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ के इक्वल। तो लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेथ में करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 3, और ये आ गया हमारा 12। ओके, अब देखिए जो लेंथ है हमारी वो भी सेंटीमीटर में गिवन है, और ब्रेथ जो है वो भी सेंटीमीटर में ही गिवन है। तो इसका मतलब जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर बना लेंगे, और इसको हम कहते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। बात समझ आ गई सभी के? तो हमारा जो इसका रेक्टेंगल का एरिया आया वो कितना आया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए जी एक बार देख लें सभी, मैंने कैसे किया था ये वाला क्वेश्चन। देखिए बेटा इसे ध्यान से, समझ आ गया ना सभी के? चलिए हाँ, अब हम बढ़ने वाले हैं बेटा आगे। देखिए उसमें आगे क्या कहा है, आगे के सारे क्वेश्चंस को आप रीड करें एक बार, बताएं मुझे कितने क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रीड करें. डिवाइड 56 into 2 parts such that 3 times the first part exceeds 1/3 of the second by 48. The part are. कर सकते हैं क्या? सर करवा दो. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मुझे करवाना पड़ेगा. देखिए इसमें क्या कह रहा है बेटा, डिवाइड 56 into 2 parts. हमको 56 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है. सच दैट 3 times the first part exceeds 1/3 of the second part by 58. ओके, द पार्ट्स आर. तो हम जब 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें वही कैलकुलेट करने हैं कि वो पार्ट्स क्या होंगे हमारे. अब देखिए 56 है, उसका अगर हमें हाफ हाफ करना होता तो 28 इसका मतलब 2 पार्ट्स जो हुए हमारे वो 28 के हो गए, इक्वल पार्ट्स है. बट ये तो नहीं कहा कहीं भी कि ये हमारे पार्ट्स इक्वल होंगे. उसमें एक कंडीशन गिवन है, क्या कि जो 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट है यानी 3 टाइम ऑफ फर्स्ट पार्ट वो क्या है हमारा, exceeds 1/3 of the second part by 48. ओके, तो इसका मतलब जो हमारा थर्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट है उसका 3 टाइम्स जब हम करते हैं तो वो एक्सीड हो जाता है कितना, 48, इससे थर्ड टाइम ऑफ सेकेंड पार्ट से. ओके, चलिए अब देखिए इसे सिचुएशन को हम इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे. सभी बच्चे ध्यान से देखें, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है. देखिए बेटा यहाँ पे जो 56 है हमारा एक नंबर है, इसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो 56 को डिवाइड किया हमने x एंड y में. 56 is a number which has to be divided in 2 parts. ठीक है, तो क्वेश्चन में ये है. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर है हमारा ये कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. चलिए जी, अब देखिए सबसे पहले हमारी जो कंडीशन होगी बेटा, हमें सबसे पहले क्या मानना है कि लेट 56 इज डिवाइड इन 2 पार्ट्स एज x एंड y. तो हम कह रहे हैं लेट the two parts are x and y. चलिए, तो इसका मतलब जब हमने 56 को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में x और y में, तो इसका मतलब क्या है बेटा, इन दोनों का सम हमारा किसके इक्वल होगा, सम ऑफ दीज 2 पार्ट्स किसके इक्वल होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 56 होगा ना भाई. 2 पार्ट्स में अगर हम 4 को डिवाइड, देखिए 4 को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ तो या तो मैं 1 और 3 कह सकता हूँ. 1 और 3 2 पार्ट्स हो गए ना 4 के, या फिर 2 और 2 2 पार्ट्स हो गए ना. तो इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों का सम जो आएगा वो 4 के इक्वल ही होगा. भले ही हम डिवाइड कर लें लेकिन दोनों का सम तो हमें पता ही है 56 होगा. तो एक इक्वेशन तो हमें यहाँ मिल गई, सम ऑफ द पार्ट्स इज इक्वल टू 56. एक काम हमारा खत्म होता है. दूसरा काम जो होगा बेटा हमारा, वो दूसरा काम होगा क्या, इसमें कहा है कि पहले कहा है 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, यानी 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट. 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट, मैंने फर्स्ट पार्ट x को माना है तो 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट एक्सीड हो रहा है ना किससे, 3 times the first part exceeds 1/3 of the second part by 48. तो इसका मतलब जो सेकेंड पार्ट है उसका 1/3 करेंगे, और इसको क्योंकि ये वाला बढ़ जाता है तो इस 1/3 में हम क्या 48 ऐड कर देंगे, तब जाके ये इसके इक्वल होगा. देखिए बेटा आपको सिचुएशन देखनी है,
उसमें कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट का जो प्राइस है, यानी जब हम 3 टाइम्स करते हैं फर्स्ट पार्ट का, वो एक्सीड हो जाता है किससे? 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट से एक्सीड हो जाता है। कितना एक्सीड हो जाता है? 48 के इक्वल। तो ये इक्वल तब आएंगे ना जब मैं 48 को सेकेंड पार्ट में ऐड करूंगा, तभी तो इक्वल बनेंगे, क्योंकि ये 3x हमारा एक्सीड हो गया। तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन ये आ गई, 3x इज इक्वल टू y/3 प्लस 48। और एक इक्वेशन हमें ऊपर गिवन है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे भाई? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ये जो इक्वेशन है थोड़ा आप सॉल्व करें, इसे एक सिंपल इक्वेशन बनाएं, उसके बाद आगे बढ़े। तो यहाँ पे आप 3x ऐसे ही रखें, उसके बाद में क्या है बेटा, एलसीएम क्या आएगा, 3y प्लस 3 की मल्टीप्लाई 48 में करेंगे तो कितना आएगा? 3 की मल्टीप्लाई 48 में करने पे कितना आएगा? कोई बताए मुझे? एलसीएम लेना आता है ना सभी को? 144। हाँ, ये आएगा हमारा 144। यस, 3 अट्ठे 24 का 4 और 3 चौक 12 और 2 14। तो यहाँ देखिए बेटा, 3 की इधर मल्टीप्लाई होगी तो 9x इज इक्वल टू वाई प्लस 144। तो आप देख रहे हैं 9x इज इक्वल टू वाई प्लस 144 आ गया है। आप एक काम करें, y की वैल्यू अगर इसमें रख देंगे सेकेंड इक्वेशन में, जो आपकी आई, कहाँ से निकालेंगे आप y की वैल्यू? फर्स्ट इक्वेशन से, जो आपके पास पहले से ही थी। तो y की वैल्यू यहाँ पे बता दीजिए बेटा, y इज इक्वल टू क्या आएगा, 56 माइनस एक्स। ओके, तो y की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं 56 माइनस एक्स। तो 9x इज इक्वल टू 56 माइनस एक्स, y की जगह पे आ गया, और ये प्लस 144। तो देखिए आपकी एक सिंपल इक्वेशन आ गई है, सिर्फ वन वेरिएबल की है, और आप x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 9x इज इक्वल टू 56 में से अगर आप देखिए बेटा 56 है यहाँ पे, तो 56 माइनस एक्स प्लस 144। अब x को आप इधर ले जाएंगे तो ये 10x हो जाएगा, इज इक्वल टू 56 एंड 144 कितने होते हैं बेटा? 200। ओके, 200 होंगे ना? तो x की वैल्यू क्या आई हमारी? 20। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 36। अगर हम x की वैल्यू इक्वेशन इस वाले में रख दें तो y की, देखिए बेटा जो हम यहाँ पे इक्वेशन लेके आए थे थर्ड वाली, अगर मैं इक्वेशन थर्ड में x की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए थर्ड वाली इक्वेशन है हमारी, y इज इक्वल टू 56 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 20, अभी हमने फाइंड आउट किया है, तो y इज इक्वल टू 36। तो ये हमारे दो पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट क्या होगा बेटा, x इज इक्वल टू 20 होगा, और दूसरा पार्ट y इज इक्वल टू 36। ये वो दो पार्ट हैं जिनको हमने, देखिए ये किसके पार्ट है बेटा, 56 के पार्ट है। आप देख सकते हैं 56 को हमने टू पार्ट्स में ऐसे लिखा है कि एक पार्ट उसका 20 हो गया और दूसरा पार्ट उसका 36 हो गया। बात समझ आई? तो इसका मतलब आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ, किसी को कोई डाउट इक्वेशन में? देखिए आपको इक्वेशन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको प्रॉब्लम आई तो सिर्फ इक्वेशन बनाने में आएगी। वर्ड वैल्यू प्रॉब्लम को आपको रीड करना है, और रीड करने के बाद में आपको इक्वेशन बनाना, बस यही काम है। उसके बाद तो सॉल्व इजीली हो जाती है। सॉल्व करनी तो हमें आती है, बट सर बनानी नहीं आती। तो ये आपकी बेटा बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, ये आपके लिए जो आपके एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझिए, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही समझें। ओके, तो आप इजीली किसी भी इक्वेशन को फॉर्म कर पाएंगे, और इक्वेशन फॉर्म होती है उसकी आंसर, यानी उसके वैल्यूज फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लें अपने आप से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा। कितने बच्चे ऐसे हैं सर कि हाँ हम कर लेंगे? बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी गुड, रितिका कर लेगी क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कौन करेगा? The fourth part of a number exceeds the sixth part by 4. The number is, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बिल्कुल रितिका कर लेगी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा?
क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 6 को कौन कर सकता है, जल्दी से बताइए। अगर आप कर सकते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना फिर इसे कराएंगे। जल्दी से बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सर प्लीज कर दीजिए, ये हमसे नहीं होगा? कोई भी ऐसा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए बेटा, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, रितिका त्यागी कर लोगी आप बेटा? यस सर। वेरी गुड। हाँ रितु कुछ कह रही है, रितु बताइए जल्दी बेटा, आपकी कोई प्रॉब्लम है क्या? आप चाहती हैं कि इस क्वेश्चन को मैं करूं, क्वेश्चन नंबर 6 को? चलिए करा दीजिए सर। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है? 10 years ago the age of the father was 4 times of his son। यानी 10 साल पहले जो फादर की एज थी वो क्या थी बेटा? 10 टाइम्स थी। किससे? नहीं, 10 years ago the age of father was 4 times। 4 टाइम्स थी बेटा। जो एज ऑफ फादर थी वो 4 टाइम्स थी। किसकी एज के? सन की एज का 4 टाइम्स। ओके, कब? 10 years पहले। तो अब देखिए बेटा, अब मुझे ये बता दो रितु, आज आपकी उम्र बेटा मान लो 18 साल है, 10 साल पहले कितनी थी? 8। 8 ईयर, ये बिल्कुल सही कहा, 10 साल पहले 8 साल थी। यानी 8 साल की थी रितु, कब? 10 साल पहले। कैसे कैलकुलेट किया? यानी प्रेजेंट की एज से 10 साल घटा करके कैलकुलेट किया। ओके, अब मान लो 10 साल पहले जो रितु की एक बहन थी छोटी सी, वो 2 साल की थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 साल पहले 2 साल की थी, आज की डेट में वो कितने साल की होगी? 12। 12 साल की। वेरी गुड। इसका मतलब आज की डेट में रितु तो 18 साल की है और उसकी बहन जो है वो 12 साल की है। ठीक है, अब देखिए बेटा, 10 साल पहले की अगर हम एज निकालें तो वो हमारी रितु की तो आई 8 साल और उसकी बहन की आई 2 साल। ठीक है, तो अगर हम 10 साल पहले की एजेस की बात करें, उनमें कंपैरिजन करें, तो आप देखोगे कि रितु 10 साल पहले अपनी बहन से 4 गुना, यानी रितु की एज 10 साल पहले अपनी बहन से 4 गुना थी। आप देख सकते हैं 10 साल पहले 4 गुना थी। कैसे? 10 साल पहले ऋतु की बहन की जो एज थी वो 2 इयर्स थी और वो 8 ईयर की थी। तो कितने ज्यादा हुई, कितने गुना हुई? 2 चौका 8, इसका मतलब 2 4 जा 8 होते हैं। इसका मतलब 4 टाइम्स ज्यादा थी ऋतु की एज फ्रॉम हर सिस्टर। ओके, बात समझ आई? आज बता दो, जब वो 18 साल की हो गई और उसकी बहन 12 साल की हो गई, तो क्या अभी भी वही सिचुएशन रहेगी कि आज भी उसकी जो रितु की जो एज होगी अपनी बहन की 4 गुना होगी? क्या ऐसा ही है? रितु तो 18 साल की हुई है, उसकी बहन 12 साल की हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे सिचुएशन हमारी चेंज हो गई कि आज की डेट में ऐसा नहीं है कि रितु हमारी 4 गुना थी, वो 10 साल पहले थी अपनी बहन की एज का, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज उसकी 18 साल है, बहन की 12 साल है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे सिचुएशन कुछ चेंज हो गई। क्या? कि अगर मैं कहूँ कि रितु की एज जो है ना वो दुगने से, उसकी सिस्टर का की एज के दुगने से कितना कम है बेटा? 6 साल कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे एक अलग सिचुएशन बन जाएगी। ओके, तो यही सिचुएशन आपको रीड करनी है और बनानी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? प्रेजेंट एज माननी होगी। प्रेजेंट एज मानने के बाद में जब की भी कह रहा है कि 10 साल पहले या फिर 10 साल बाद, तो आपको 10 साल पहले की उम्र निकालनी है। उसके बाद अगर 10 साल बाद की कह रहा है तो 10 साल बाद की उम्र निकालनी है। तब वहां पे जो भी सिचुएशन कंसिडर की है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है।
बात समझ आ रही है आपको अमन, रितिका, रितु एंड सौरभ? देखिए बेटा, जो आपका इक्वेशन है वो कैसे बनेगा, देखिए 10 years ago सर the ए है। age of the father। लो जी, यहाँ तो आंसर भी आ गया, यहाँ तो आंसर भी आ गया। किसका आंसर आया है? रितिका का। यस सर। वेरी गुड। चलिए बेटा, ऋतु मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए करा रहा हूँ, एक बार हम वेरीफाई भी कर लेंगे कि रितिका का आंसर सही आया है या फिर नहीं। ओके, चलिए जी। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे लेट द एज ऑफ द प्रेजेंट एज, नॉट एज, हम करेंगे प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, present age of father and son is equal to r x and y। ये आज की डेट है, प्रेजेंट एज। तो 10 साल पहले की कितनी होंगी बेटा? 10 years ago, 10 years ago, 10 years ago एज ऑफ फादर कितनी होगी बेटा? एज ऑफ फादर is equal to x minus 10 years। वैसे ही एज ऑफ सन इज इक्वल टू होगी y माइनस 10 years। तो हमने 10 साल पहले की उम्र निकाल ली। ओके, क्योंकि 10 साल पहले हमारी, भाई आज अगर हमारी 20 साल है तो 10 साल पहले 10 साल की होगी, आज अगर 25 है तो 10 साल पहले 15 साल की होगी। इसका मतलब जो आज की डेट, आज की हमारी एज है उसमें से हमें 10 years घटाने होंगे। आज की x मानी है तो x में से 10 घटाना होगा, तब आएगी हमारी 10 साल पहले की। आज की अगर y मानी है तो y में से 10 घटाना होगा, तब आएगी हमारी 10 साल पहले की। ओके, बात समझ आई? तो 10 साल पहले की जो हमें सिचुएशन गिवन है उसमें क्या कहा है बेटा? उसमें कहा है फादर्स वाज, एज ऑफ फादर वाज 4 times ऑफ हिज सन। तो इसका मतलब एज ऑफ फादर जो है बेटा, यानी एज ऑफ फादर कौन सी है? x माइनस 10 इज इक्वल टू 4 times ऑफ हिज सन। एक इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो चुकी है, वर्ड वैल्यू प्रॉब्लम हमारी कन्वर्ट हो चुकी है इनटू द इक्वेशन। चलिए आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है वो क्या भाई? 10 years hence the age of the father will be twice that of his son। यानी 10 years hence का मतलब 10 years बाद, है ना, पहले नहीं, अब बाद की बात चल रही है। तो 10 years बाद की पहले हम एज निकालेंगे। भाई आज की एज अगर x और y थी तो 10 years बाद कितनी होंगी? तो 10 years hence, hence age of father, age of father is equal to x plus 10। देखिए फादर की जो प्रेजेंट एज है वो हमारी x के इक्वल है, तो 10 साल बाद कितनी होगी? x में 10 साल ऐड हो जाएंगी, तो इसका मतलब ये x plus 10 years आया। वैसे ही बेटा, वैसे ही अगर हम हाँ, वैसे ही अगर हम क्या फाइंड आउट करें बेटा? एज ऑफ सन फाइंड आउट करें, तो एज ऑफ सन क्या आएगी? एज ऑफ सन, ये भी हमारी y plus 10 हो जाएगी, y plus 10 years। ये कब की है बेटा? 10 साल बाद की, आज की डेट से 10 साल बाद। तो यहाँ पे हमारी जो एज आई वो y plus 10 आई। तो अब देखिए सिचुएशन क्या गिवन है कि 10 साल बाद, देखिए बेटा 10 years hence the age of the father will be twice, यानी ट्वाइस है इस बार। तो इसका मतलब x plus 10 is the twice of y plus 10। ओके, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। तो दो इक्वेशंस आपके पास हैं बेटा और दोनों को आपको सॉल्व करना है। एक आप देख रहे हैं ये ब्लैक वाली इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वाली जो है हमारी ग्रीन वाली इक्वेशन सेकेंड, ये दोनों को आपको सॉल्व करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, जो हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड है, जो फर्स्ट है, उसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। x माइनस 10 इज इक्वल टू 4y माइनस 40। ओके, तो आप देख सकते हैं बेटा, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x इज इक्वल टू, देखिए 10 इधर आके हमारा ऐड होगा, तो इसका मतलब 4y माइनस 30 बनेगा। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी इसमें कन्वर्ट हो गई। सेकेंड वाली इक्वेशन को आप और सॉल्व करें, ये भी हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y प्लस 20। ओके, और x इज इक्वल टू यहाँ से आएगा 2y प्लस 10। 10 इधर जाके आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 बचेंगे। तो x इज इक्वल टू 2y प्लस 10, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हमने मॉडिफाई की है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बेटा, फर्स्ट इक्वेशन देखी थी आपने, x इज इक्वल टू 4y माइनस 30, x इज इक्वल टू 4y माइनस 30। अब जैसे ही इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 4y माइनस 30, दोनों इक्वेशंस को आप, सेकेंड वाली को भी और फर्स्ट वाली को भी, आप इन दोनों को सॉल्व कर ले। ओके, देखिए बेटा, सॉल्यूशन का हमारा अलग अलग मेथड हो सकते हैं। कैसे, आप देख रहे हैं दोनों ही इक्वेशंस हमारी x के इक्वल हैं, तो x की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, इक्वल, दीज इक्वेशंस आर इक्वल, तो इसका मतलब क्या है बेटा, x इज इक्वल टू जो होगा, x की वैल्यू आप यहाँ पे रख दें। देखिए इक्वेशन सेकेंड से x की वैल्यू जैसे आप फर्स्ट वाली में रखेंगे, तो इसका मतलब 2y प्लस 20 इज इक्वल टू 2y प्लस 10, नहीं 4y प्लस 30, गलत हो गया, ये आएगा हमारा 4y माइनस 30, और ये 2y प्लस 10 है, ये गलत हो गया बेटा, इसे सही करें आप, ये है 2y प्लस 10। देखिए सेकेंड वाली इक्वेशन को मैंने यहाँ x की वैल्यू रख दिया है, किसमें, फर्स्ट वाली इक्वेशन में, आप देख रहे हैं x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2y प्लस 10 ले ली है बस। अब बताइए यहाँ से क्या भाई, 2y इज इक्वल टू जो आएगा हमारा, देखिए 2y इधर ले आओ, 2y यहाँ पे है ही, 4y को इधर लेके आए, माइनस 30 इधर था ही, 10 को इधर ले गए, तो यहाँ से माइनस 2y इज इक्वल टू क्या आया, माइनस 40, ये माइनस 40 आया। सभी एक बार वेरीफाई करें क्या मैं सही कर रहा हूं। चलिए y की वैल्यू चाहिए, तो माइनस 40 में डिवाइड होगा माइनस 2 का, तो ये कट के हमारा 20 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमारा 20 आ गया। बात समझ आ रही है, जब हमारी y की वैल्यू 20 आ गई, तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं बेटा, जो आपकी इक्वेशन है यहाँ पे जो आपने सॉल्व की है, x की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू 20 रखनी पड़ेगी। तो लेट अस सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू रख रहा हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाली है, सभी को दिखाई दे रही होगी, फर्स्ट इक्वेशन आप देख सकते हैं बेटा। जैसे ही मैं इसमें x की वैल्यू y की वैल्यू रखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए x की वैल्यू मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखिए बेटा x इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं y की वैल्यू मेरे को 20 रखना है, तो 4 इंटू 20 माइनस 30, और ये आ जाएगा हमारा 4 में 20 की मल्टीप्लाई होगी, तो इसका मतलब 80 माइनस 30, और ये आएगा हमारा 50, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 50, x हमारा 50 के इक्वल आ चुका है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो x क्या था, प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, एंड y क्या था, प्रेजेंट एज ऑफ द सन। तो हमें प्रेजेंट एज ऑफ द फादर फाइंड आउट करनी थी और प्रेजेंट एज ऑफ द सन फाइंड आउट करनी थी, और हमारा आया आंसर 50 एंड 20, 50 एंड 20। तो आप देख सकते हैं बेटा 50 एंड 20, ऑप्शन ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही कहा। रितिका का आंसर एकदम करेक्ट था, रितिका ने बता दिया था कि सर इसका ऑप्शन ए सही है। रितिका आपने कैलकुलेट कर लिया था इतनी जल्दी? यस सर। कैसे कैलकुलेट किया इतनी जल्दी? सर मतलब प्रॉपर उसमें नहीं, प्रेजेंट नहीं करा, जल्दी जल्दी कर लिया। हाँ, वो माइंड में ही ऐसे ही कर दिया कि इसमें जो सिचुएशन दी है यार, ये सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है इससे, है ना।
ऐसे ही किया होगा ना? यस सर। या फिर यस ऐसा सर। भी हो सकता है जो बैकअप में वो क्लास देखी थी ना सर, और उसमें एक्सरसाइज हाँ भी आपने बैकअप करा में रखी भी। थी, तो वही आंसर याद था। नहीं याद नहीं था सर, करके देखा था। अच्छा अच्छा अच्छा। फोटो भेजूं? चलिए, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा, तो आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करें, सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इजी हैं। ओके, हाँ देखिए बेटा, मेथड ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस देखें इन टू वेरिएबल्स टू अननोन्स, तो हमारे मेथड ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे। अब हम कल डिस्कस करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ओके, और उनके मेथड देखेंगे। आपने देखा पीछे की एक्सरसाइज जो अभी हमने की है, जिसमें हमारी ये वर्ड वैल्यू प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपने देखा होगा। बस बेटा अमन, बिल्कुल अभी मैं इसे ओवर करने वाला हूँ, क्लास ओवर होने जा रही है। मेरे को पता है कि आपकी जो क्लास है वो 1 बजे से स्टार्ट होगी, आई थिंक अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट होगी, तो इसीलिए मैं अभी आपको छोड़ने वाला हूँ, ताकि आपको 15 मिनट का कम से कम टाइम मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखिए, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स हम अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास होगी हमारी कब? फ्राइडे में। ओके, फ्राइडे में हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम ये वाली चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए, अब हम क्लास ओवर करने जा रहे हैं बेटा। आगे जो भी हमें डिस्कस करना है वो है हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो अभी भी हमारी साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ गई थी, बट अब सॉल्व करने के मेथड अलग अलग पढ़ने वाले हैं। चलिए बेटा, बाय बाय, टेक केयर।